नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉप 20 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? जब तो नीला, गहरा लाल, श्वेत या फिर काला। तो देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो हम लोग तो होंगे नहीं। चलो मान लेते हैं कि कोई होगा जो देख सकता होगा, जो बिना वायुमंडल के भी तो दिखता है काला। तो पृथ्वी पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में क्या दिखेगा? काला। याद रखना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो पृथ्वी देखा और वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश नीला पे ठोक दिया, ये गलत चीज़ है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इसको 50% लोग ही सही कर पाते हैं, काला। तो याद रखना है, आपको नोट करना है कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। बिरजू महाराज का जब भी नाम आता है तो आपके मन में एक ही आता है, कत्थक उत्तर। कत्थक उत्तर, कत्थक उत्तर, कत्थक उत्तर से याद रखा हुआ मैंने। कत्थक माने कत्थक है एक डांस, और ये कहाँ पर कहा है? यूपी का, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बिरजू महाराज इसके जो डांसर हैं, बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध डांसर हैं। एक और सुब्बू महाराज का भी नाम आता है, सुब्बू महाराज, सुब्बू महाराज। और ये कहाँ पर फेमस है? कहाँ पर फेमस है दोस्तों? यूपी में। तो चलिए, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुरी। इसका मणिपुरी डांस का एक और नाम है, जुगई के नाम से आता है। ये मणिपुरी डांस किस नाम से आता है? जू गा और ई के नाम से आता है, जुगई के नाम से आता है। दोस्तों ये नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख लेती है, जीव मंडल को, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, वो क्या है? तो आपको बताना है, वो इंफ्रारेड है या फिर गामा किरणें हैं या फिर यूवी या पराबैंगनी किरणें या फिर एक्सरे हैं। तो दोस्तों ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है ओजोन, जो समताप मंडल में पड़ता है, ओजोन परत O3 इसका सूत्र है। ये कुछ बातें आपको याद करनी है। मैं आपका रिवीजन प्रॉपर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत और प्राकृतिक रेशे के रूप में सामने आता है? तो कपास, पटसन, ऊन या फिर रेशा। अगर प्राकृतिक रेशे की ही बात हो रही है तो प्राकृतिक रेशा इसमें सिर्फ हमें एक ही दिख रहा, रेशम। सिल्क है, सिल्क बॉम्ब से जो प्राप्त होता है, तो सिल्क इसका सही आंसर है। प्राकृतिक सबसे मजबूत रेशा होता है रेशम। अब ये रेशम एक कीट से पैदा किया जाता है, उस कीट का नाम आप बता सकते हैं? तो सोचिए, अब जो मैं ही बता देता हूँ, सिल्क बॉम्ब, सिल्क बॉम्ब इसका राइट आंसर है, सिल्क बॉम्ब। और एक पौधा होता है मलबरी करके, मलबरी के ऊपर लगता है, मलबरी। तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थिति बनाता है? दोस्तों जब आपके जहन में पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी आती है तो भारत, दक्षिण भारत में जाते हैं हम, यहाँ की कुछ लोकेशन बनती है। तो इससे नीचे एक है देश श्रीलंका। तो ये दोस्तों इसको कॉन्फिडेंस से लगा दिया करें, श्रीलंका। बिल्कुल आपका आंसर राइट है। पाक जलडमरू भारत श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब मुझे बताओ कि खम्बात की जो खाड़ी है वो किन दो राज्यों के बीच में पड़ती है? खम्बात की खाड़ी किन दो राज्यों के बीच में पड़ती है? खम्बात की खाड़ी किन दो राज्यों के बीच में पड़ती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो बताना है, आमाशय में या फिर छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या कोलन में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? आमाशय। आमाशय में है, तो आमाशय में है भैया, स्टमक में है। चलो ठीक है, ये एक पाचन अंग है, ये मान के चलो आमाशय में। तो अच्छी ड्राइंग तो नहीं करता पर ये आमाशय मान लो। इसमें इधर एक म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस की लेयर। इसकी वजह से इसमें जो HCl होता है उसके कारण हमारा पेट नहीं जलता। कभी कभार क्या होता है, अब अच्छी सी बपर पार्टी है, दोस्तों के बर्थडे में गए, कुछ अच्छा खाया थोड़ा तेज, तो हमारे इंक्रीज़ हो गया ये पेट में, इसकी मात्रा HCl की इंक्रीज़ हो गई। अब भैया लोगों ने सजेशन दिया, इनो डाल दो, इनो पिला दो भैया को। इनो पिला दी। इनो में क्या होगा? इनो में होगा क्षार, बेस।
तो MgOH का होल ट्वाइस ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इसको मिला दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा, इससे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो अपना काम चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है अमावस्या में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके तहत आते हैं? आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। देखो, कानूनी अधिकार तो है नहीं, आप सभी जानते हैं, ये है मौलिक अधिकार। मानव अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार, इनसे कोई मतलब नहीं। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार की जब भी बात आती है दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि पार्ट 7 में आते हैं। किसमें? भाग 3 में आते हैं। सॉरी, मैंने गलत कह दिया था, 7 में आते हैं। भाग 3 में आते हैं और 12 से 35 तक आर्टिकल पढ़ते हैं। 12 से 35 तक ये आर्टिकल पढ़ते हैं ना। तो ठीक, अब बात कर लेता हूँ मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे अंबेडकर साहब ने कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है? BR अम्बेडकर साहब ने। और ये किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? तो आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने, जब मेरा पहला लेक्चर आया था टॉप 20 जीके सीरीज़ का, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया था आपको। अब हम इनके अधिकार के लिए कहाँ जाएंगे भैया? तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं 5। और यदि हमारे कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जब भी कानूनी अधिकार का हनन होगा तो हमें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। और इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 आर्टिकल के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चांदी हवा में खालिस्तान की उपस्थिति के कारण खराब हो जाती है, संचारित हो जाती है। तो आपको बताना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप सभी, मैं आशा करता हूं कि जानते होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि यदि ऑक्सीजन से चांदी को खराब होना होता तो आप दिमाग लगाइए, लाए चांदी को आप, चांदी बन रही है, उस टाइम ऑक्सीजन मौजूद होती तो वो खराब हो ही जाती। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही वायुमंडल में पाई जाती है तो इससे भी खराब होना हो ही जाती। नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको याद रखना है चांदी खराब होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? वेरी इजी क्वेश्चन, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटीज़ की या फिर गामा किरणों की ऊर्जा की, गामा किरणों की तीव्रता की या फिर कार्यफलन की? तो दोस्तों जो क्यूरी यूनिट है वो रेडियो एक्टिविटीज़ की है। क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर, क्यूरी के सम्मान में रेडियोधर्मी ताकि जो यूनिट रख दी है वो क्यूरी रख दी है। मैं दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इसमें कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें एक और व्यक्ति ने काम किया है और उसके नाम पर भी यूनिट है। हेनरी बेकुरल साहब ने इस रेडियोधर्मी एक्टिविटी का सिद्धांत दिया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बेकुरल करके एक यूनिट है। और ये बेकुरल यूनिट और क्यूरी यूनिट, इसमें से कौन सी यूनिट बड़ी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखना है बेकुलर भी यूनिट है किसकी? रेडियोधर्मिता की। तो आपको ये कुछ बातें याद रखना है। हेनरी बेकुरल साहब ने इसका सिद्धांत दिया था, इसके बाद इस पर काम मैडम क्यूरी ने किया था, बीरे क्यूरी। इनके साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? वेरी गुड एजुकेशन। अभी जो ये तो देख ही लेते होंगे यार घरों में आप लोग। क्या है? एक इंडक्टर है, एक प्रेरक है या फिर कैपेसिटर है, संधारक है, ट्रांसफार्मर है या रजिस्टर है, प्रतिरोधक है। तो दोस्तों जो चौक होता है वो एक प्रेरक होता है, इंडक्टर होता है। इस प्रकार की एक संरचना होती है। हमारे जो पुराने टाइम के जो घर थे, यहाँ पे एक वो लगा हुआ था, इसमें बीच में ट्यूबलाइट फंसा देते थे, है ना, इसी प्रकार की होती थी ना। तो वो है, ये प्रेरक है। याद रखना इंडक्टर है, चौक क्या है? इंडक्टर। याद रखना यार, एक बहुत सारी सरल चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, SiO2। याद रखना है, सोडियम सिलिकेट है क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज से बल्ब भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बल्ब भी बनाए जाते हैं।
कुछ बातें हैं जो आपको नोट करते चलना है। मैं तो बोलता ही आ रहा हूँ कि यार एक कॉपी लेकर बैठें, कुछ ना कुछ जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे नोट करते चलें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करते चलें। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों बात आ गई है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन मतलब अग्नि का दमन, राइट है ना, अग्नि का दमन। तो आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का, या फिर मोनोऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, मार्स गैस का। दोस्तों एक बात बताओ, हाइड्रोजन तो ज्वलनशील है, ये आप जानते ही हो, तो आग बुझेगी इससे, बढ़ेगी, बिल्कुल, ये तो खल्लास। मार्स गैस भी आग जलती है तो ये भी खल्लास। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहर है तो ये भी खल्लास। तो अब बात आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम आग बुझाने में। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या आग को बढ़ाने का काम करती है या फिर घटाने का काम करती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है वो आग को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों आपने कभी आप बचपन में अगर आपने शैतानियाँ नहीं की हो तो गलत बात है ये, अदरवाइज शैतानी करनी चाहिए। एक मोमबत्ती है, आप लोग क्या करते थे, एक पाइप लेके आए, फिर ग्लास लेके आए, कुछ भी लेके आए, मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर से रख दोगे, कुछ टाइम बाद वो मोमबत्ती देखते थे फिर नीचे से अरे यार बुझ गई। तो ये चीज़ होती है। तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई बंद हो गई तो वो मोमबत्ती बुझ जाती थी। और इस प्रकार की शैतानी करते रहा करो, अभी भी प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में करते ही रहना चाहिए। तो कुछ बड़े प्रैक्टिकल नहीं करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघ लिया और वे ऊपर चले गए, तो ये गलत चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दोस्तों यदि मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। आप लोगों ने जो अभी 15 अगस्त 74वां निकला है वो बहुत ही बेहतरीन एंजॉय किया होगा, और मोदी जी का एक ऊर्जावान भाषण भी सुना होगा। तो इसी के साथ आज के लिए विदाई दें, कल मिलते हैं फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।